हेलो स्टूडेंट्स, एसिडिटी के अगले वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। उसमें जो अगला पार्ट आएगा वो आएगा फॉर एरोमेटिक एसिड। इसके लिए बात कर रहे हैं अपन एरोमेटिक एसिड्स के लिए। एरोमेटिक एसिड में एक डेटा जो आपको याद रखना है, फॉर्मिक एसिड, इसके बाद आता है बेंजोइक एसिड, और उसके बाद आता है एसिटिक एसिड। ये एक डेटा याद रखना है। एक्चुअल में ये पीके वैल्यू पे बेस्ड है। इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 3.7, 4.8, 4.78, सॉरी इसकी होती है 4.18। तो इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं अपन। जनरली aromatic acids are more acidic than unsubstituted aliphatic carboxylic acid। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड जो है वो इन जनरल इन सब की तुलना में ज़्यादा एसिडिक होता है। इस चीज़ को डेटा एग्ज़ाम में होगा नहीं आप लोगों के पास, तो हमें क्या करना है कि इस चीज़ को आपको एज इट इज़ याद ही रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लॉजिक भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन याद रखोगे तो फिर ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होंगे। क्लियर? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर? इसका रीज़न ये होता है, देखिए रीज़न आप ये दे सकते हैं, perhaps due to more dispersion of negative charge in benzoic acid, electron cloud disperse in benzene ring. So it become weaker base। इसका कंक्लूजन आपको ये है कि जो बेंजोइक एसिड का नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो जाता है। कैसे? ये जो चार्ज है वो इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, और ये रिंग में भी घूम रहा है। तो इस वजह से इसमें एक तरह का डिस्पर्जन आ जाता है जो फैल जाता है। इस वजह से वीक बेस हो गया।
ठीक है, इसका रीज़न ये होता है कि वीक बेस हो गया तो बेंजोइक एसिड, इसीलिए फिर इसका ज़्यादा एसिडिक पार्ट हो जाएगा। नोट आपको ये याद रखना है, लेकिन फॉर्मिक एसिड इज more acidic than benzoic acid। ये बात हर तरीके से आप याद रखेंगे। क्लियर? अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन on aromatic acids। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक एसिड्स। देखिए, थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज़ लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। इट्स एक विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डोनेटिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिटी, क्योंकि ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कॉन्जुगेट बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो रिजल्टेंट एसिड क्या होगा, वीक। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको दिमाग में बैठा देना है। क्लियर? तो अब इसमें एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ये होता है COH NO2 COH Cl COH। जरा आप इसमें दिमाग लगाइए कि इसमें क्या होना चाहिए, कि इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे कम एसिडिक कौन होगा। 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है इसमें। इसमें आपको 10 सेकंड का पूरा टाइम दिया जा रहा है। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है विड्रॉइंग की कहानी किसमें। NO2 तो राक्षस है, आपको पता ही है। तो ये तो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये भी -I लगा रहा है, ये न्यूट्रल, और इसके लॉन पर +R लगा रहे हैं। तो सबसे अच्छा एसिड कौन हुआ आपका, ABCD नाम दे देते हैं इसमें। तो सबसे अच्छा एसिड कौन हुआ, A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। क्लियर? ये कहानी है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है जो अपन ने GOC में भी पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ पोजीशन।
इफेक्ट ऑफ पोजीशन, उसमें एक चीज़ होती है वो आपको याद रखना है, वो होता है ऑर्थो इफेक्ट। The acidity of orthoisomer is always higher than its meta and para isomer. Although ERG चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। का सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? ऑर्थो। चीज़ याद रखनी है, ऑर्थो सबसे ज़्यादा एसिडिक। क्लियर? सिंपल फंडा स्टार्ट करते हैं। कंपेयर, इससे अच्छा बेंजीन में बिना उसके ही बना लेता हूँ। कंपेयर करना है, पहले मैं बना लेता हूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पहले केस 1 लेते हैं अपन। पहले केस 1 में अपन यहाँ पे ऑर्थो पे जोड़ देते हैं NO2। ये फर्स्ट केस है, इसमें क्या जोड़ा है आपने? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ, कंपेयर क्या करना है? एसिडिटी ऑर्डर। NO2 मेटा पर, NO2 पैरा पर और न्यूट्रल। दूसरे केस में अपन काम करते हैं, जोड़ देते हैं OCH3 यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। केस 2 ये मेटा, ठीक। अब देखो, और तो सबसे आगे है ही, इसको तो कंपेयर करना ही नहीं। इसको देखो, मेटा पे -I लग रहा है, पैरा पे -R लग रहा है, सॉरी -R, और ये न्यूट्रल है। तो ऑर्थो के बाद कौन आ जाएगा? पैरा, जिसमें -R लग रहा है एसिडिटी में, उसके बाद जिसमें -I लग रहा है, उसके बाद आ जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। ये कहानी क्लियर है? सबसे ज़्यादा ऑर्थो, उसके बाद पैरा, उसके बाद मेटा, उसके बाद बेंजोइक एसिड। इसमें ऑर्थो, इसमें लग रहा है -I, इसमें लग रहा है +R, इसमें कुछ भी नहीं। +R कैसे भाई? लोन पेयर की वजह से।
ऑर्थो के बाद कौन आ जाएगा, मेटा, क्योंकि विड्रॉइंग है। उसके बाद कौन आ जाएगा, बेंजोइक एसिड, और उसके बाद पैरा, क्योंकि पैरा तो डोनेट कर रहा है तो सबसे खराब। 2 केस वाली कहानी समझ में आ गई आपको। केस 3 वापस वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो इधर ले आओ। केस 3 क्या कह रहा है भाई, केस 3 आपको ये कह रहा है कि आप इसमें क्या जोड़ दो, हाइपर कॉन्जुगेटेड ग्रुप CH3, मेटा पे CH3, पैरा पर CH3। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, ऑर्थो। ये लगा रहा है +I, ये लगा रहा है +H। ज़्यादा अच्छा डोनर कौन है, वो है +H, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये तो दोनों खराब हुए क्योंकि ये डोनेट कर रहे हैं, तो खराब डोनेट करने वाले खराब होते हैं। तो इसके बाद कौन आ जाएगा, बेंजोइक एसिड। इसके बाद अच्छा कौन होगा, इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा इंडक्टिव। इसके बाद कौन हो जाएगा, पैरा, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर। केस 4 में हेलोजन का ले लेते हैं ClCl। क्लियर। इसी का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि ब्रोमीन का क्वेश्चन आ जाएगा। जो एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल है उसी के क्वेश्चन बनता है। क्लियर। आगे अगर अपन बात करें, आगे बात करते हैं, और तो सबसे आगे -I लग रहा है, इधर भी -I लग रहा है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। -I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ऑर्थो, मेटा, पैरा और बेंजोइक एसिड। तो ये कहानी क्लियर हो गई आपकी। क्लियर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ लोग हैं जिनको हमें याद रखना जरूरी है, वो है सम कॉमन एसिड्स। कॉमन एसिड में देखिए, तो पहला आता है ये इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। क्लियर। उसके बाद दूसरा है ये, इसका नाम है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड। ये पाया जाता है चनों में, हरे चने जो होते हैं उसमें पाया जाता है। ये है, इसका नाम है मेलोनिक एसिड। इसका नाम है ग्लूटेरिक एसिड। इसका नाम होता है बच्चों एडिपिक एसिड। इसकी आपको एक ट्रिक थी पहले, ओम्स गैप। ओ मतलब ऑक्जेलिक, एम मतलब मेलोनिक, एस मतलब सक्सिनिक, जी मतलब ग्लूटेरिक, ए मतलब एडिपिक। और अगर ए कार्बन एक्स्ट्रा आ जाए तो होता है पॉमेट्रिक। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप ओम्स गैप से याद कर लेना। क्लियर। एक इम्पॉर्टेंट एसिड है ये कि इसको ऐसा लिखते हैं
COH, COH, ये आपको दिख रहा होगा, ये सिस है। तो सिस है तो इसका नाम होता है मिलाइक एसिड। गलत लिख दिया मैंने, मैलिक एसिड। एक इसका भाई होता है ट्रांस, इसका नाम है बच्चों, H कहाँ गया, ये रहा H, इसका होता है फ्यूमेरिक एसिड। ये नाम है, इम्पोर्टेंट है, फ्यूमेरिक एसिड। याद कैसे रखोगे, F इस प्रकार होता है ना, तो इसका भी ये शेप इस प्रकार है, तो F फॉर फ्यूमेरिक, फ्यूमेरिक मतलब ट्रांस वाला। तो अब आपको क्या करना है, एक बार सवाल आया था कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में क्या रिलेशन है। तो ये दोनों कौन सा आइसोमर है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन से हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसका नाम बच्चों, ये पहले भी लिखवाया था आपको, इसका नाम है थैलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, आगे कमीन्स में इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। इसका नाम है आइसोथैलिक एसिड। इसका नाम है टर थैलिक एसिड। ये भी लिखवाया था मैंने आपको, एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं इसको। ये वो चीज़ें हैं जो अपन एक बार कर चुके हैं और इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। टर थैलिक एसिड भी आपके पॉलीमर चैप्टर में काम आएगा। एक भी चीज़ इसमें फालतू नहीं है, सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। तो इसलिए आप इसमें ध्यान रखें और ये ज़रूर रखें कि आपको ये करना है। क्लियर। अब एक आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें एसिडिटी कैसे मेज़र करेंगे। तो उसमें ध्यान रखिए, फॉर ऑल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड acidic strength is measured in terms of pKa1 and pKa2। यानी कि पहला एसिड निकलेगा तब क्या करना है, और जब दूसरा एसिड निकलेगा तब क्या करना है, दूसरा H निकलेगा तब। तो जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनमें क्या होगा बच्चों, चीज़ें दो तरीके से निर्धारित होंगी, pKa1 से और pKa2 से। क्लियर। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका ग्लाइऑक्सल है। इसने आप एसिड निकाला, इसको आप क्या कह सकते हो, Ka1 और pKa1। क्लियर। अब थोड़ी देर पश्चात क्या होगा, अगर आपको और एसिड निकालना है तो
एक और H+ निकाला आपने, तो थोड़ी देर पश्चात क्या बन जाएगा, CO- और CO-। तो इसको आप क्या कहेंगे, Ka2 और pKa2। अब मेरा प्रश्न ये है, वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट ये कहता है Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 एंड pKa1 इज लेस देन pKa2। क्लियर? अब इसका रीज़न क्या है भाई? रीज़न ये है कि जब आप इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दोगे, तो एक प्रोटॉन निकालने के बाद ये एनायन है, अब आपको एनायन में से H खींचना है, तो एनायन में से H खींचना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज में। तो इसीलिए pKa2 दूसरा कंपाउंड हमेशा कम एसिडिक होगा। तो इसीलिए आप इसमें क्या लिख सकते हो, आफ्टर रिमूविंग वन प्रोटॉन it is difficult to remove proton from anionic species। आई कहानी समझ में? ओवरऑल वैल्यू की बात करें तो सवाल अगर ये है CH3COH, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या बन गया, CH3CO-। तो डेटा ये कहता है pKa यानी कि ओवरऑल ऑफ CH3COH इज greater than pKa of oxalic acid। क्लियर? ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर स्टेटमेंट लेवल का, वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत हाई लेवल की बात हो जाती है, लिखवा देता हूँ मैं, pKa वैल्यू ऑफ all dicarboxylic acid is lower than the pKa value of unsubstituted mono carboxylic acid, note, having same number of, H लिखा हुआ है भाई, है ना, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन। एक सामान्य जानकारी थी ये इन लोगों के बारे में। क्लियर? अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की। तो इसमें रिपीटेड रिएक्शन आएगी सारी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो पहला है इसमें वो है फ्रॉम
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखिए, डबल बॉन्ड को तोड़ना होगा हमें, तो ये 3 तरीके के सिचुएशन आएगी अपने सामने। ये अगर टूटेगा तो ये आपको क्या देगा, HCOH, जो फर्दर टूटेगा किस में, H2O और CO2। इसकी बात करें तो ये किस में जाएगा, RCOH में। इनकी बात करें तो ये किस में टूटेगा बच्चों, RC डबल बॉन्ड, पहले कीटोन बनेगा, उसके बाद ये ब्रेक होगा फर्दर RCOH प्लस, सॉरी एक ही कार्बन है तो वो क्या हो जाएगा, HCOH, जो टूट के क्या बन जाएगा, H2O प्लस CO2। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ज़रा सोचिए इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास। ज़रा इसमें बताएं क्या होना चाहिए। एक ऑक्सीजन इधर दिया, एक ऑक्सीजन इधर दिया, तो ये क्या बन जाएगा भाई, 2 मोल ऑफ CH3COH। सीधा ये किसमें ऑक्सीडाइज होगा, CH3COH में। क्लियर। बात करें इसको, एक इधर एक इधर, तो ये पहला वाला क्या बनाएगा, CH3 CH2 COH प्लस क्या बनेगा, HCOH। आपको पता है HCOH किस में टूटेगा, वो टूटेगा बच्चों H2O और CO2। क्लियर। सिंपल ऑक्सीडेशन करना है हमें, लाइक ओजोनलाइसिस। दूसरी रिएक्शन है ओजोनलाइसिस। तो पहले अपन ने पढ़ा था वो था बच्चों रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। याद दिलाता हूँ आपको, वो क्या था, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हुआ ओजोनलाइसिस O3। क्या होता था भाई, O3 और जिंक की प्रेजेंस में, एक को इधर दिया एक को इधर दिया और इसको यहाँ से काट दिया, तो क्या बन गया ये CH3CHO प्लस HCHO। कोई दिक्कत। जिंक का काम है इसके ऑक्सीडेशन को लेना। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए CH3CH डबल बॉन्ड HCH3 और आपने लिख दिया O3 और साथ में H2O2, तो आप ये मत सोचना कि भाई जिंक मिसप्रिंट है, ऐसा नहीं है। ये ऑक्सीडेशन तो होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन कहाँ तक होगा, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड तक। क्लियर। तीसरा, पढ़े हुए हैं सारी चीज़ें आपके,
जो सी पार्ट है यानी कि तीसरा पार्ट जो है वो है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। ये आपने पढ़ा होगा इटार्ड ऑक्सीडेशन के समय अपन ने पढ़ा था आर ग्रुप। आर बराबर क्या हो सकता है भाई, जिसके पास हाइड्रोजन हो कुल मिला के CH3 कॉमा CH2CH3 कॉमा CH3 यानी कि क्यूमीन भी हो सकता है। इन शॉर्ट कितना भी लंबा कोई चीज़ क्यों नहीं हो उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, वो इसको यहाँ से काट देगा और क्या बना देगा, हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। इसी की वजह से तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी, इटार्ड ऑक्सीडेशन की। क्लियर। अगला जो पार्ट है वो आता है बेंजीन रिंग ऑक्सीडेशन। बेंजीन रिंग ऑक्सीडेशन की ये कहानी है, ये देखो इसमें आपने क्या डाला, O3 विथ H2O2। ओजोनोलाइसिस होगा इसका, देखिए O कट गया। कटेगा तो क्या बनेगा, देखो ये जो नीचे वाले हिस्से हैं इनका तो क्या बनेगा भाई, पहले क्या बनेगा CHO ऊपर वाले हिस्से का बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और COH। इसकी भी कहानी जो होगी फर्दर ऑक्सीडाइज होगी, वो क्या होगी COH। क्लियर। ये कहानी होगी इस प्रकार। अगला प्रिपरेशन जो है वो है फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड का अपन ने पढ़ा था पहले C�BN। इसका अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस क्या देता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। किस प्रकार होती है रिएक्शन देखना, RC�BN OH2 और OHH। क्लियर। और ये क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन H2O2 और OH माइनस। तो इसमें क्या होगा, एक ही मोल काम आएगा, इसमें बनेगा अमाइड। क्या बनेगा बच्चों, अमाइड। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या देता है, अमाइड। इसमें आपका होमवर्क हो गया CH3 COH कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस एज वेल एज पार्शियल प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सारी रिएक्शन आपकी पड़ी हुई है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, F नंबर दे दीजिए, कोई भी नंबर दे दीजिए, वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप कहोगे ग्रिग्नार्ड से कैसे बनेगा, ग्रिग्नार्ड से बनाने का सिंपल तरीका है, RMGX लीजिए, उसकी रिएक्शन करा दीजिए आप CO2 से,
ये इधर सेम वही मेथड है रिएक्शन का, ये पार्शियल नेगेटिव इसको इधर ले गए, क्या बनेगा CO माइनस डबल बॉन्ड MgBr R, क्लियर। HOH पानी डाल दिया तो क्या बन गया भाई RCOH डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अगर CO2 से करवानी है तो क्या बनेगा भाई, ग्रिग्नार्ड प्लस CO2 क्या देगा हमें, एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। इसके बाद एक रिएक्शन है जिसका नाम आपने सुना होगा, वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या नाम है भाई, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होगा, I2 प्लस NaOH। पहले बार ये हेलोफॉर्म देगा तो इसको हेलोफॉर्म को काट के अलग कर लीजिए, CHI3 प्लस COON। अब इस Na का क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। तो जैसे ही आप पानी डालोगे इसमें क्या हो जाएगा, COH, क्लियर। तो हेलोफॉर्म की सारी रिएक्शन में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसमें क्या बनेगा भाई, ये यहाँ से गया CH3 COO माइनस प्लस CHX3, इसमें पानी डाल दोगे वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। कई प्रकार की रिएक्शन से अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है और भी बना सकते हैं। देखिए क्या बनेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2 और यहाँ पे ट्री लगा दो, चाहे कितने भी कार्बन लगा दो। अगर यहाँ पे H है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। याद आई ये रिएक्शन, RCOH प्लस जब तक बेंजाइलिक हाइड्रोजन जिंदा है तब तक ये क्या देता रहेगा आपको, KMnO4 और H प्लस। आई कहानी समझ में। ये रिएक्शन याद है आपको, ये कौन है, ये है भैया टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट देता है क्या ये टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं क्या ये टेस्ट, बिल्कुल देता है। क्या बन जाएगा, O माइनस, फिर उसमें पानी डाल दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये कुछ छोटी मोटी प्रिपरेशन है जो आपके काम आएगी आगे, क्लियर।